आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एक ऐसे सर्वे की। इनफैक्ट सर्वे से पहले भी हमने देखा कि आरबीआई ने कई यहाँ पर बयान दिए हैं जहाँ पर डिजिटल लेंडिंग जो लोन ऐप्स हैं किस तरह से उन पर शिकंजा कसना ज़रूरी हो गया है, कैसे अनरजिस्टर्ड जो लोन ऐप्स हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं और इसके चलते बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। लेकिन आज जो डेटा हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक यहाँ पर 14% भारतीयों ने पिछले 2 साल में इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो 58% लोगों के मुताबिक तुरंत लोन देने वाले जितने भी ऐप्स हैं 2 साल में 25% ब्याज उनसे वसूला गया है। जी हाँ, जो इंस्टेंट लोन आपको जो ऐप्स दिखाई देते हैं और जो जिनका चलन हमने पिछले 2 सालों में ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है, ये न सिर्फ आपको ज़्यादा ब्याज दर पर पैसे देते हैं बल्कि इनका वसूली करने का तरीका भी काफ़ी गलत है और इसके चलते आप जो डेटा इनको देते हैं उसमें भी किसी भी तरह की सेफ्टी नहीं होती है। तो क्या आपको वाकई इस तरह के इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए और किस तरह के लोन ऐप्स पर आपको भरोसा दिखाना चाहिए, इन सब पर हम बात करेंगे। शुरुआत इसी आज मुद्दे से होगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं और स्वागत करना चाहती हूँ बैंक बाजार के सीबीओ पंकज बंसल का। साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ कुछ जुड़ने वाले हैं जो आपको कैसे एहतियात बरतनी है उस पर जानकारी देंगे। पंकज, बताएं मुझे सबसे पहले कि ये इंस्टेंट लोन ऐप्स रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कामकाज कैसे करते हैं? इसमें कविता जी बहुत सिंपल सा इनका एक तरीका होता है कि ये जितने भी इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, मेजॉरिटी 600 ऐप इंडिया में आज की डेट में ऐसी हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं। ये किसी भी आरबीआई के उसमें ना तो एनबीएफसी है ना बैंक है। ये इलीगल तरीके से ऑपरेट करती है इंडिया में। और ये ऐप्स का जो भी सॉफ्टवेयर होता है ये काफी वाइट लेबल सॉल्यूशंस से बना के ये मार्केट में प्रस्तुत करते हैं। अब उसमें कस्टमर के पास जब भी कोई ऐप उनके पास आता है, कोई मैसेज आता है, कस्टमर उसको डाउनलोड कर लेता है अपने यहाँ पे और उसके बाद से कस्टमर अपना डेटा उनको देने लग जाता है, पैन, केवाईसी डिटेल्स, और वो अप्लाई करता है अपना लोन। वो लोन आपने सही बोला, आई थिंक ये पिछले कोरोना काल में 2020 से लेके 2022 में ये काफ़ी एग्रेसिवली बढ़ा है और इस चक्कर में काफ़ी कस्टमर्स इसका मैं शिकार ही बोलूँगा, शिकार भी हुए हैं बिकॉज़ इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। 25 से 30, 40, 50% एंड कई जगहों पे तो हमने देखा है कि 200% टू 500% भी चला जाता है। तो ये एक तरीके का हैरेसमेंट होता है कस्टमर्स के लिए बिकॉज़ उनको उन्हें पैसा भी दे देते हैं, उसके बाद भी वो ऐप चेज़ करते रहते हैं कि पैसा नहीं आया एंड इट्स लाइक अ मेनेस फॉर कस्टमर्स। बहुत ही दिक्कत होता है उन लोगों को। और ये ऐप का मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल है कि जब भी कस्टमर को ये लिंक जाते हैं, उसके बाद उनकी आपके सैलरी स्लिप और इसमें कोई भी सिक्योरिटी वगैरह वो लेते नहीं है। बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं केवाईसी के, आपका सैलरी स्लिप का जो भी नंबर है वो आप दे देंगे, भई इतना 3 महीने में कमा रहा हूँ, और वो आपको इंस्टेंटली पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अकाउंट में ट्रांसफर होता है अमाउंट का उसके आप बाद से लोन इसमें ले सकते हैं और कितनी अवधि के लिए आपको लोन मिलता है? क्योंकि इंस्टेंट है तो यहाँ पर बहुत ना के बराबर दस्तावेज आपको देने पड़ते होंगे और उसके बाद अगर आप लोन ले रहे हैं तो वो कितनी राशि का होगा, कितनी अवधि के लिए आपको मिल जाएगा, कब तक आपको रीपेमेंट जो है वो शुरू करना पड़ेगा प्रोसेस? इमीडिएटली जैसे कई लोग तो पे डे लोन भी देते हैं कि आपको 7 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, महीने भर के लिए। तो वो टेन्योर उनका ना बहुत ही छोटे रहते हैं और टिकट साइज़ भी छोटा रहता है। इनका नॉर्मली टिकट साइज़ हमने देखा है 3000 से 10,000 रुपए के बीच में रहेगा। तो ये उस कस्टमर्स के लिए भी है जिसका अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा और काफ़ी इमरजेंसी चाहिए। तो नॉर्मली टिकट साइज़ इनका छोटा रहता है और इंस्टेंट जैसे ही आप उसको यूज़ करते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू और आपको ईएमआई देना भरना शुरू करना पड़ जाता है। तो आई थिंक मोटा-मोटा इंटरेस्ट आप मान के चलिए 25 से 50%, आपका टेन्योर 1 से 3 महीना मैक्सिमम और आपका नॉर्मल टिकट साइज़ 3000 से 10 से 15,000 के बीच में मैक्सिमम रहता है इन पर्टिकुलर ऐप्स का। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर आज हम लोगों को ये बता रहे हैं कैसे इंस्टेंट ऐप लोन्स के जरिए अगर लोन ले रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे इंसिडेंट्स यहाँ पर घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। आरबीआई तक ने कह दिया है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड ऐप से ले रहे हैं लोन तो फिर अगर आपको शिकायत करनी है आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है पवन जी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पिछले 2 साल में 400 से 500% इंस्टेंट लोन ऐप्स पर लोगों ने कर्ज लेना शुरू किया है। तो ये तादाद बहुत
बहुत बड़ी है। जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, बढ़ती ब्याज मतलब ऊंची ब्याज दरों पर उनको लोन दिया जाता है, वसूली के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये गलत है। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके लिए अलग रेगुलेशन आना चाहिए। निजी तौर पर मेरी सुरक्षा यहाँ पर फिलहाल मेरे हाथ में मुझे दिखाई दे रही है, कैसे हो ये सुरक्षा? देखिए, पहली बात तो बहुत कदम अलग अलग लेवल्स पर डालने की जरूरत है। सरकार को विशिष्ट नया कानून लाने की जरूरत है ताकि कानूनी प्रावधान हो इस तरह की इंस्टेंट लोन एप्स को रेगुलेट करने के लिए। आज की तारीख में कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत ये जितने भी ऑनलाइन आपके लोन एप्स हैं, ये इंटरमीडियरी यानी कि बिचौले की परिभाषा में आते हैं सेक्शन 21W इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। लेकिन यही एप्स के ऊपर दायित्व दिया जाता है एज एन इंटरमीडियरी कि आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे जब आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए ड्यू डिलिजेंस, ये धारा 87 आईटी एक्ट कहता है कि ये समय समय पर केंद्रीय सरकार इसके बारे में दिशा निर्देश देगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस पारित करेगी। आज तक केंद्रीय सरकार आईटी एक्ट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर नहीं आई है जो स्पष्ट तौर पर इस तरह के इंस्टेंट लोन एप्स को रेगुलेट करने की बात करें या जो उनकी ड्यू डिलिजेंस के विभिन्न पैरामीटर्स की परिभाषा दे। दूसरी बात, साथ साथ आपको कहीं ना कहीं वर्तमान कानून के प्रावधानों के तहत फिलहाल इन ऑनलाइन लोन एप्स को लाना पड़ेगा, चाहे वो प्रावधान होंगे साइबर क्राइम्स जो भारत की आईटी एक्ट में परिभाषित हैं, चाहे वो क्राइम्स हो जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है। देखिए, जब आपको ऑनलाइन एप्स, मोबाइल एप्स आपको लोन देते हैं तो आपको मन लुभावना सपना दिखाते हैं और आपको लगता है कि चलिए मैं एक स्वर्ग लोक में आ गया हूँ और मुझे तुरंत एकदम पैसे मिल रहे हैं। जो बारीकियां होती हैं वो अक्सर आपको नहीं बताते, तो वो जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट करते हैं और वो चीट करते हैं बाय बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स। तो लाजमी सी बात है उन्हें बुक किया जा सकता है सेक्शन 66C, 66D और सेक्शन 66 आईटी एक्ट के तहत, और भारतीय दंड संहिता के भी प्रावधान लगाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, पुलिस के पास जाइए तो पुलिस कहती है भाई छोटा सा तो अमाउंट है, मैं क्यों सिरदर्दी लूं। तो अक्सर तौर पर आपको इतना ज्यादा हताश कर देती है कि आप अक्सर रिपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर आपके पास विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो साइबर क्राइम पोर्टल है, रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in, वहां पर आप रिपोर्ट करते हैं तो केवल रिपोर्ट बनकर रह जाती है, वो तब्दील नहीं होती एक एफआईआर में। क्योंकि अगर आप एक्चुअल कन्वर्जन रेट्स देखें, दिल्ली का अगर आप देख लें तो एक्चुअल कन्वर्जन रेट्स जितनी चीजें रिपोर्ट होती हैं उसमें 0.1% ही केसेस में एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो लोगों के पास इफेक्टिव रेमेडी नहीं होगी। तीसरी बात, मुझे लगता है कि आरबीआई को बहुत ज्यादा एक सक्रिय रोल अपनाना चाहिए जो फिलहाल वो भी नहीं अपना रही। आप पल्ले नहीं झाड़ सकते कि साहब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ठोस कदम उठाने चाहिए, आपको इनके ऊपर पीनल एक्शन इनिशिएट करना चाहिए जो फिलहाल आरबीआई अभी नहीं कर रही। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज इन ऑनलाइन लोन एप्स को मिल गया है कि चलिए क्योंकि सरकार, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बहुत सॉफ्ट सी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए हम जो मनमानी करना है करते रहें। जो वर्तमान कानून है उसके प्रावधानों को आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें और साथ ही साथ नए कानूनी प्रावधान लेकर आए। अल्टीमेटली जो अगर एक गेम चेंजिंग एलिमेंट रहेगा तो वो रहेगा लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाना। बहुत जल्दी पैसे तो आप ले लीजिए लेकिन पैसे वापस भी तो आपको करने पड़ेंगे और वो फाइन प्रिंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लोगों में जागरूकता लाइए, उनमें ज्यादा अवेयरनेस लाकर उन्हें ज्यादा एम्पावर करें। ये कुछ कदम हम उठाएंगे तो आगे बढ़ने में थोड़े बहुत कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन साथ ही यहाँ पे आरबीआई ने एक पोर्टल शुरू किया है साइबर दोस्त के नाम से, जहाँ पर न सिर्फ लोगों को समझाया जा रहा है कि किस तरह से इन पोर्टल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, बल्कि किस तरह से आपको बचना चाहिए धोखाधड़ी से। इसकी भी कुछ मेरे ख्याल से समझाइश देने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। क्या है ये साइबर दोस्त, पवन जी? देखिए, साइबर दोस्त एक नए प्रकार का एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है जिसमें एक दोस्त बनकर आम लोगों तो वो आम लोगों की भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कृपया आप जाल में ना फंसें, और अगर आपको कोई भी प्रलोभन दे रहा है तो तुरंत आप उसमें ना फंस जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जहां एक और आपको साइबर दोस्त की आवश्यकता है और दूसरी ओर साइबर डंडे की भी आवश्यकता है। तो साइबर डंडा जब तक हम नहीं चलाएंगे इन ऑनलाइन ओ एप्स को, जो खासतौर पर ये अनाप शनाप किस्म के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं और लोगों को लोन लगाकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं,
उन पर डंडा लगाम लगाने की जरूरत है। आज की तारीख में कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक वन स्टॉप शॉप नहीं है कि यहाँ पर जाकर इनकी रेगुलेशन होगी। पुलिस के पास कोई ज्यादा इंकरेजमेंट ही नहीं है कि वो काम कर सके। तो अगर आप ऑनलाइन लोन एप्स के शिकार बन जाते हैं तो आपके पास आईटी रूल्स 2021 कहते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप वहां के ग्रीवेंस ऑफिसर बन जाइए, उन्हें रिपोर्ट करिए। लेकिन अगर कंपनी ही चोर है तो उसका ग्रीवेंस ऑफिसर भी चोर रहेगा। तो लाजमी सी बात है, आपको कोई बहुत स्पष्ट तौर पर आपको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हो पाएगी, आपको इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिल पाएगी। यहाँ मुझे लगता है अगर आरबीआई इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म शुरू करे और इनको इफेक्टिवली पीनलाइज करे, इनको रेगुलेट करे। देखिए बहुत सारे तो ऑनलाइन जो लोन एप्स हैं भारत में है, कुछ लोग भारत के बाहर है। जो भारत के बाहर है चाहे भारत के अंदर है, द मोमेंट ये लोग भारतवासियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ये भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के दायरे में आ जाते हैं और उन पर सख्त कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, प्रोवाइडेड पॉलिटिकल विल हो। अभी लगता है कि इस एरिया में बहुत पॉलिटिकल विल इमर्ज होकर नहीं आई है। जैसे पॉलिटिकल विल आ जाएगी और लोगों को आप इफेक्टिव रेमेडी देना प्रदान कर पाएंगे, मुझे लगता है लोगों को राहत की सांस मिल पाएगी। बिल्कुल, लेकिन इसमें काफ़ी देरी हो रही है, पता नहीं और कितनी जाने यहाँ पर जाएंगी जब तक कोई पॉलिटिकल विल सामने आएगी। बहरहाल पंकज जी, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह से आरबीआई ने कहा है कि अनरजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं जिससे आपको बचना चाहिए, मुझे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लोन ऐप के बीच का फ़र्क, इनके कामकाज के बीच का फ़र्क और कौन कितने ब्याज दर पर आपको लोन देता है, इसके बारे में थोड़ा जानना। अनरजिस्टर्ड तो मनमानी करके आपको ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन देते ही हैं, लेकिन क्या रजिस्टर्ड लोन ऐप्स भी ऐसा करते हैं? सो नॉर्मली अगर आप जो एप्स देखते हैं ना, जो रजिस्टर्ड रहते हैं, उनके वेबसाइट्स पे आपको पहले क्लियरली बताना पड़ता है कि कितना % इंटरेस्ट रहेगा। आज की डेट में हर एक चीज, आपका जो भी एग्रीमेंट लगता है उसमें बहुत क्लियरली आपको दिखता है। उनके वेबसाइट पे भी आप दिखेगा क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितना इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज होगा, कोई भी चीज ऐसा ट्रांसपेरेंटली आपको बताना पड़ता है कस्टमर्स को। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक बहुत सिंपल सी चीज है, मेजोरिटी ऑफ द लेंडर जो ये लोग हैं, ना ये एनबीएफसी है ना बैंक्स हैं। आज अगर आप कोई भी कंपनी में अगर आप लोन ले रहे हैं, अगर आप जाके उसको सिर्फ सर्च भी करेंगे कि आरबीआई रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये मुझे पता है नॉर्मल कस्टमर्स को शायद अवेयरनेस भी नहीं रहती है, लेकिन टेक्निकली इंडिया में सिर्फ एनबीएफसीज और बैंक्स और जो भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ये अपना उस एक्ट के अंदर में आता है जिसमें आप कर्ज प्रदान कर सकते हैं, उसी को अलाउड है आरबीआई के द्वारा फंड करना। ये जितनी भी इलीगल एप्स है, ये इलीगल है कंप्लीटली इंडिया में। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई भी किसी भी रेगुलेशन के दायरे में ये लोग फॉल करते हैं। इसीलिए अभी आरबीआई एक शायद जो दुग्गल जी ने बोला, आई थिंक डिजिटल लेंडिंग जो फ्रेमवर्क है काफी जल्दी आना चाहिए, जो हम भी वी वांट टू सी कैसा दिखता है वो, उसमें क्या क्या फ्रेमवर्क्स ऐड होंगे। लेकिन ब्रॉडली आई थिंक सिर्फ एक ही काम कस्टमर को करना चाहिए कि बस ये चेक कर ले कि ये एनबीएफसी है कि ये अपना बैंक के थ्रू डिसबर्स कर रहे हैं अपना लोन। क्योंकि आज की डेट में नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है कि 600 ऐप्स में कौन सी ऐप लीगल है, इलीगल है, पर टेक्निकली जो भी ऐप्स का एनबीएफसी लाइसेंस नहीं है या उनको अलाउड नहीं आरबीआई के द्वारा, वो लिस्ट में दिखता है वहां पे, वो ऐप्स आपको कभी भी कस्टमर को उसके थ्रू कोई भी लोन लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल ये आप सही पहला कह रहे हैं एक पंकज जी, लेकिन पवन जी यही तो दुविधा है, एक इंसान क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखे। अब ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप आम आदमी में जागरूकता लेकर आए, अवेयरनेस लेकर आए। हमारी सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा खासतौर से हमारे ही हाथ में है, लेकिन सरकार का भी तो यहाँ पर कोई फर्ज बनता है। अब अगर आपको कोई सुन रहा है और इस तरह की तकलीफ से गुजर रहा है, मुझे बताएं अब उनके पास क्या विकल्प है, पुलिस के पास जाए या किस तरह से अब कानून की मदद उनको मिल सकेगी? मुझे लगता है कि आपके पास, अगर आप प्रताड़ित हैं, अग्रीव्ड हैं, तो कुछ 2-3 रास्ते हैं। पहली बात तो आप cybercrime.gov.in पर जाके इसकी रिपोर्टिंग जरूर करें और उम्मीद करते हैं कि शायद उस रिपोर्टिंग से एफआईआर दर्ज हो जाए। दूसरी बात, अगर आप लोकल थाने में जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं तो कृपया जरूर करें। तीसरी बात, आप इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हैंडल के साथ डील करें। ये जितने भी लोन एप्स हैं, ये अल्टीमेटली इंटरमीडियरीज बन जाते हैं। तो एक विकल्प आपके पास है, ये ढूंढिए इनके लोन ऐप्स पर ग्रीवेंस ऑफिसर्स कौन से हैं, उनकी ईमेल आईडी क्या है, और उनपे अपना ग्रीवेंस लिखिए कि मेरे से ये अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एप्स का जो बिजनेस मॉडल होता है कि आपको ठगी के माध्यम से टोपी पहनाना है, तो आपको दिखाना कुछ है और करना कुछ है। तो अगर हमने शुरुआत में गलती कर ली है
और हमने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े हैं, तो बाद में उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर निकलना मुश्किल होगा। हालांकि ऑब्वियसली आप अपने मनमाने टर्म्स एंड कंडीशंस मुझ पर आप थोप नहीं सकते हैं, इसलिए आप क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हैं, आप ग्रीवेंस ऑफिसर पर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, आप इनके बरखिलाफ कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। भारत के आईटी एक्ट में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के माध्यम से जो विशिष्ट प्रकार की नई अदालतें बनी हैं समरी प्रोसीजर से, कि इनकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचा है, कृपया मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए। आप कंज्यूमर हैं तो आप कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आप कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स में जाकर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। लेकिन ये लंबे रास्ते हैं। अल्टीमेटली बेहतर तो होगा कि अगर आप इस एपिसोड से अपने आप को एक सीख बांध लें। ऑलरेडी देखिए कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है वाला समय एक नया साइबर युग आ रहा है, और हमें इस नए साइबर युग में चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, अगर हम इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास नए प्रकार के साइबर स्किल सेट्स होनी चाहिए, और आपको अब ज्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी अपने अंदर, अपने परिवारजन, अपने मित्रगण के अंदर। हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है, उसका नाम है cyberlawuniversity.com, और उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार लोगों को साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा संबंधी कोर्स प्रदान करते हैं। और ये कोर्सेज पिछले 3 सालों में 27,500 लोग कर चुके हैं 174 राष्ट्रों से, जो 52 राष्ट्रीय लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सरकार का जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए उतना नहीं है। जितना हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से लोगों को सशक्त जागरूक कर पाएंगे, उतना ही वो इस तरह की जो ऑनलाइन लोन ऐप्स हैं उसके शिकार होने से बच पाएंगे। पवन जी, अब जो पंकज बात कह रहे थे कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं या किसी भी ऐप पर जाएं तो आपको पहले खुद चेक कर लेना चाहिए, ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, इसको अगर आप लेमैन भाषा में कुछ टिप्स दे सकें। अगर आप कानून जानते हैं या नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई भी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक बार नजर डाल लें, मोटा मोटी ये जानने के लिए कि ये किस प्रकार से हमारा डेटा एकत्रित करने वाले हैं और क्या क्या रास्ते होंगे अगर हम लोन को वापस नहीं दे पाए टाइम से, ताकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर वहां पर भी अगर आपको पता लग गया कि यहाँ तो अगर हम नहीं करेंगे तो गुंडे हमें धमकियां देंगे, हमें अनाप शनाप प्रकार की प्रताड़न का सामना करना पड़ेगा, तो लाजमी सी बात है इस तरह के ऐप का इस्तेमाल डाउनलोड ही ना करें। दूसरी बात, आप टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ लोगों का कस्टमर रिव्यू, कंज्यूमर रिव्यू ऑनलाइन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अकेले ही नहीं है जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, बहुत सारे और लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, वो भी हैरेस हो चुके हैं, और जो हैरेस हुए वो अपनी रिटर्न में अपनी कंज्यूमर जो रिव्यू हैं डालते हैं इंटरनेट पर। अगर आपको रिव्यूज में खटाई नजर आती है, लोगों की शिकायत नजर आती है कि ये गड़बड़ वाले मामला है, तो ये आपके लिए संकेत है कि साहब इस तरह के आप ऑनलाइन लोन ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। और तीसरी बात, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो जहां तक हो सके आप सरकारी बैंक के पास जाइए, आप और विकल्पों का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑनलाइन लोन ऐप्स मान के चलिए अंधेरे में चोर को पकड़ने जैसा है। आप ना तो उनके बारे में जानते हैं, ना ही उनकी जो प्रक्रिया है उनके बारे में जानते हैं, और क्योंकि वो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है, वो आज आपसे पैसा उठाएंगे, कल आपको धमकाएंगे, परसों अपना शॉप बंद करके कहीं और चल पाएंगे। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपने राइट्स को सुरक्षित करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि 100 रुपए आपने लिए और 5,000 आपको वापस देने पड़ गए, साथ ही धमकियां और सुनने को मिली, गालियां और सुनने को मिली। इस तरह के प्रताड़न से बचिए, जहां तक हो सके छोटे जो लालच है उससे ना पड़े। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने लोन ले सकते हैं, गोल्ड लेकर आप अपना लोन ले सकते हैं, बट कोशिश करें जहां तक हो सके आपका लास्ट विकल्प होना चाहिए कि ऑनलाइन लोन ऐप से मुझे लोन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने लोन शुरू किया मैं ऑलरेडी एक दलदल में फंस गया हूँ। अब उस दलदल से बाहर निकलने में ये मेरा भाग्य होगा कि मैं कब और कैसे निकल पाऊंगा। इसलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अंत में पंकज जी बताएं, अब इंस्टेंट लोन ऐप तो हम नहीं इस्तेमाल करने दे रहे हमारे दर्शकों को, हमने उनको आगाह कर दिया है, अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? बहुत सिंपल है, जैसे दुग्गल जी ने बोला कि रजिस्टर्ड एनबीएफसी आज की डेट में काफी इंडिया में लेंडिंग कर रहे हैं, और वो काफी सबप्राइम में भी लेंडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्कुल टॉप एंड कस्टमर्स कर रहे हैं। आज बीएनपीएल के लोन्स काफी प्रोमिनेंट है अच्छी अच्छी कंपनियों से, जहाँ पे आपको बहुत ही सुलझी समझी स्कीम बताई जाती है, कोई भी हैरेसमेंट कस्टमर्स को नहीं मिलता। वो काफी प्रोमिनेंट हो गया है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ बाय नाउ पे लेटर, वो सब स्कीम्स काफी चल रही हैं।
तो आज अगर आपको 10,000 का या 15,000 का लोन भी चाहिए किसी भी काम के लिए, तो आप उन कंपनियों को देख सकते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसमें काम कर रही हैं, छोटे-छोटे टिकट साइज़ पे भी कर रही हैं। गाँव टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज़ में भी उनका प्रचलन है बिकॉज़ उनकी भी ऐप्स तो हैं, लेकिन काफ़ी क्रेडिबल है। गूगल प्ले पे आप डाउनलोड करिए, उनके बारे टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम रिफाइंड रहते हैं। आरबीआई में रजिस्टर्ड रहते हैं वो लोग, काफ़ी उनका डेटा सेफ भी रहता है। क्योंकि डेटा, आपका डॉक्यूमेंट और आपका पूरा का पूरा प्रोफाइलिंग सेफ भी रहना चाहिए। तो आई थिंक ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी अगर अपना खर्चा करना है तो आप इन बाय नाउ पे लेटर जैसी चीज़ें, क्रेडिट लिमिट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छी रेट्स पे मिल रहे हैं। मतलब वो भी 15 से 20, 22, 25% के बीच में आपको रीज़नेबली मिलते हैं और उसका भी टेन्योर आप 1 साल से लेके 1 महीने से लेके 1 साल के बीच में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कस्टमर्स को, रादर देन अनरजिस्टर्ड गूगल प्ले पे जाइए, अच्छी-अच्छी ऐप्स मिलती है वहाँ पे। गूगल सर ने बताया, रिव्यूज़ देखिए, रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रेडिबल ऐप्स हैं और उसके थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें, आपको लोन्स मिल सकता है। छोटे-छोटे लोन्स भी मिल जाएँगे एट अ स्मॉल टेन्योर आल्सो। अभी तो हमने खैर इंस्टेंट लोन ऐप्स की बात की है, लेकिन वैसे भी डिजिटल या ऑनलाइन लेन-देन अगर आप कर रहे हैं और फाइनेंशियल लेन-देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो आपको सभी लिहाज से अपनी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और बहुत संभल कर लेन-देन की प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, पवन जी आपका, समय निकाला, दर्शकों को आगाह किया। आगे बढ़ेंगे।